बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान एक टैलेंट से माला माल मुल्क है, लेकिन इस टैलेंट को इस्तेमाल करना हर हुकूमत के लिए चैलेंज बनता हुआ नजर आया। इस हुकूमत के लिए भी चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम किसी भी मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम देने के लिए नागुज़ीर है, और इस बार भी सियासी इस्तेहकाम का फुकदान है। आज भी नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से काफ़ी फायरी किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई। काफ़ी जो उनकी स्पीच थी उसके अंदर गम और गुस्सा भी था, शिकवा भी था और शिकायत भी थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच की, उसके कुछ चंक्स है, वो जरा मुलाहिजा करिए। आप एहतसाब करें, करप्शन के खिलाफ जिहाद करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन इवन हैंडेड करें। इंसाफ का दामन हाथ से ना छूटने पाए। हमारा दोस्त जो है राना सनाउल्लाह, वो आज भी उसने कहा है कि मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं चाहिए। उसने कहा है कि मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूं, मैं प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं लूंगा। लेकिन आप कानून के ऊपर या रूल्स ऑफ प्रोसीजर के ऊपर जो है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसके ऊपर अमल करवाएं। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब के बाद राजा परवेज अशरफ साहब ने भी कुछ बातें की असेंबली के फ्लोर पर। उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी मुलाहिजा करें। गवर्नमेंट को ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको किसने कहा है कि आप एहतसाब ना करें? आपको किसने कहा है कि आप चोरों को ना पकड़ें, डाकुओं को ना पकड़ें? लेकिन जहां जो सवाल होगा उसका आपने जवाब देना है। यहां अगर सवाल महंगाई का है कि अगर रोजमर्रा की अशिया बढ़ गई हैं, बिजली बढ़ गई है, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं आसमान पर, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, तो आपकी तरफ से कुछ तारीखी चंद दलीलें या ये कह देना कि फलां करप्ट था और हम उसको माफ नहीं करेंगे, क्या ये उन लोगों का मदावा हो जाएगा जो इस महंगाई का शिकार है? नाज़रीन, राजा परवेज अशरफ की स्पीच के बाद और ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच के बाद हुकूमती बेंचेस की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब आया। लेकिन ये शिकवा जवाबे शिकवा जो है ये कब तक चलेगा और पाकिस्तान का सारे मिलकर कब सोचेंगे? ये तमाम के तमाम वो मामलात हैं जो कि ज़ेरे बहस आने चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि करप्शन और तमाम एहतसाब के मामलात करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये गैर जानिबदार होना चाहिए। हुकूमत ये कहती है कि इससे ज्यादा गैर जानिबदाराना एहतसाब कहां और किस दौर में हुआ है जितना इस हुकूमत में हो रहा है, जहां ऑलरेडी 2 सिटिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हों और किसी भी तरह की नाअहली की वजह से हुकूमती पोजीशन भी ना दी जाती हो। ये तमाम मामला है जिसको डिस्कस करेंगे। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं उस्मान डार साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट है, स्पेशल असिस्टेंट ऑन यूथ अफेयर्स। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हिना भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पार्लियामेंटेरियन है, PMLN की रहनुमा है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया हिना साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लतीफ खोसा साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं और एक वकील भी हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया खोसा साहब हमें। उस्मान डार साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। ये एक तो आप लोगों ने एहतसाब वो तो माना चलिए करप्शन के नाम पर ही बेसिकली PTI इख्तदार में आई थी, लेकिन अब इख्तदार में आ गए, बस भी करें, अपने आप को करना था अपना काम। आप लोग क्यों लगे हुए ये बातें कर रहे हैं? दिलचस्प बात यह है, मैं अभी सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब को, और जिस तरह वो तकरीर कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, तो काश वो हलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते। और कौम ये जानना चाहती है कि बतौर डिफेंस मिनिस्टर जो बाहर वो UAE की कंपनी में कामा रख कर काम कर रहे थे, 20 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे थे आपके डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त, फिर वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, आखिर वो क्या बेच रहे थे? वजीर वो इस मुल्क के थे। कोई पूरी दुनिया में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक सिटिंग वजीर किसी दूसरे मुल्क में जॉब कर रहा हो और वो सिटिंग वजीर हो उस मुल्क का। ये है इनका किरदार। और देखे किस तरह के फिर भाषण दे रहे हैं ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि किस दिन इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत आएगी और कौम को ये बताएंगे ये क्या बेचते थे। दूसरी जहां तक बात आप कर रही हैं कि अपोजिशन को दबाने की, आप तारीख उठा के इनकी देख लें, ये तमाम दोनों जमातें आपस में दस्तों गिरे बांध रही और एक दूसरे पे करप्शन के इल्जामात लगाती रही, और आज
یہ دونوں جماعتیں صرف اکٹھا اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کو اپنی اپنی کرپشن بچانی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا, احتساب کا وعدہ تھا, کرپشن کے خلاف جو جدوجہد تھی وزیر اعظم عمران خان کی, جو ہماری ٹاپ پرائرٹی تھی, ہم نے آ کے کیا کیا, ہم نے پاکستان کے اداروں کو آزاد کیا ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کیا ہے. یہی نیب تھی نا جو آج ان کو کالا قانون لگ رہی ہے, بنانے والے یہ, نیب کے چیئرمین لگانے والے یہ, نیب کی پوری ٹیم لگانے والے یہ. آج صرف اور صرف جو عمران خان کی ذات کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے اور میرٹ پہ ہو رہا ہے. اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ہینا صاحبہ سے, ہمارے 2 سٹنگ وزیر نیب کی حراست میں رہے ہیں, ایک علیم خان صاحب جو آئے ہیں اور ابھی سبطیر خان صاحب جو جنگلات کے وزیر ہیں وہ نیب کی حراست میں ہے. یہ کوئی ایک وزیر کا نام بتا دیں, جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو کوئی نیب کا ان کا وزیر نیب کی حراست میں رہا ہو. میں کہتا ہوں وزیر تو دور کی بات ہے, کوئی منشی تک نہیں ان کی حکومت میں نیب کی حراست میں جا سکا, جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے ان کا. یہ جاننا چاہوں گی کہ چلیے ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اداروں کو آزاد کر دیا, ادارے اپنے اپنے مرضی سے چل رہے ہیں, آٹونومسلی چل رہے ہیں, لیکن پھر یہ بیان بازی ایسا امیج نہیں دیتی ہے, جو آپ لوگوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ ایسا امیج دیتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے اس سے پہلے کہ نیب گرفتار کرے, صبح صبح اعلان ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی اب اس کی باری آئی ہے. دیکھیں پولیٹیکل پریڈکشن سے سب کرتے ہیں. میں اگر آپ کے پروگرام میں آئی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ خواجہ صاحب جیسے وہ باہر کام کر رہے تھے اور ان کے فارن اکاؤنٹس پکڑے گئے, نیب کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور اگر کل نیب انویسٹیگیٹ کر لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی آپ کے پروگرام میں بات کی اور وہ جا کر نیب نے جو اس پہ ایکشن کر دیا. مقصد یہ ہے کہ ان کے کام ہی ایسے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا فارن اکاؤنٹس پکڑے گئے, باہر جاب کرتے پکڑے گئے, اقامہ رکھا. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو فیصلہ آیا تھا اس میں ان پہ جیل بھی بنے گی, ٹھیک اس طرح جس طرح میاں نواز شریف صاحب پہ بنی. کیا یہ کرتے کیا تھے؟ اور مجھے امید ہے ضرور جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں مجھے سن رہی ہوں گی, ضرور اس چیز کو دیکھیں گی کہ آخر ہمارا ڈیفینس منسٹر کر کیا رہا تھا. انٹرسٹنگ. اچھا ہے نا, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو بار بار بولا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ ایسے نہیں ملے, ایک ٹائم پر سڑکوں پہ گھسیٹنے والی بات, دوسری طرف سے آف کورس زرداری صاحب کی طرف سے بھی اسی طرح کی باتیں آتی تھی. یہ اس لیے بند ہوئی ہیں کیونکہ جی کرپشن کو چھپانے کے لیے آپ دونوں سیاسی جماعتیں مل گئی ہیں. اس کے اوپر آپ کیا رپلائی کریں گی؟ ڈو یو تھنک کہ یہ بات کہنے سے یہ بات سچ ہو جائے گی, یا ڈو یو تھنک کہ اس میں سچائی ہے اسی لیے پی ٹی آئی کو اس طرح کی بات کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ حکومت کا بھی رول ادا کر رہی ہے اور سیڈلی وہ اپوزیشن کا بھی رول خود ہی ادا کر رہی ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس وقت وہ حکومت میں ہے. آپ دیکھیں فار ایگزامپل میں پنجاب اسمبلی کی بات کروں گی. ابھی ہم نے ریکوزیشن سیشن بھی کال کیا, حمزہ صاحب کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیے گئے. آپ بجٹ سیشن میں دیکھیں اپوزیشن موجود ہی نہیں تھی پنجاب اسمبلی میں اور انہوں نے افراتفری میں بجٹ پاس کرا دیا. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ آپ کا چینل کتنے دنوں کے لیے آف ایئر ہوا تھا کیونکہ انہوں نے مریم بی بی کا جلسہ شو کیا تھا. کیپٹل ٹی وی تھا اور 2 اور ٹی ویز تھے. جس طرح یہ میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اس طرح تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں میڈیا کنٹرول ہوتا. جو انٹرویوز ہیں وہ آف ایئر ہو گئے. ہم ٹی وی پہ ندیم ملک کا انٹرویو, آصف زرداری صاحب کا انٹرویو حامد میر کے ساتھ دونوں آف ایئر کر دیے گئے. اس کے علاوہ آپ بتائیں جلسہ, مریم نواز صاحبہ سے یہ اتنا ڈرتے کیوں ہے پی ٹی آئی والے؟ ایک جلسہ کرنے کی ان کو منڈی بہاؤدین میں اجازت نہیں دی, وہ جلسہ گاہ کو لاک کر دیا اور اس میں پانی سارا ڈال دیا. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہوتی ہے, اس طرح یہ چلانا چاہتی ہے اپوزیشن کے ساتھ حکومت. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈیسیجنز لے کون رہا ہے؟ اس وقت آپ کو بھی پتا ہے کہ جو بجٹ کی پالیسیز ڈیسائیڈ ہوئی ہیں ان کو عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے, ان کی کابینہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے یا آئی ایم ایف نے ڈیسائیڈ کیا ہے. آخری دنوں میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو اسد عمر صاحب کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور کسی اور نے ڈیسیجنز دی. تو پلیز آپ ان سے یہ جواب لیں. اور لاسٹلی جو آپ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, میں یہ بات کرتی ہوں کہ نندی, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو صرف, کہ نندی پور پاور پروجیکٹ میں راجہ پرویز اشرف اور بابر اعوان دونوں تھے. تو کیوں ایسے ہوا کہ بابر اعوان جو ہے وہ چھوٹ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا. آپ یہ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی جوائن کر لے گا اس کو نیب وکٹمائز نہیں کرے گا؟ ایون ابھی آپ کل کی خبر دیکھیں, کل بہت میڈیا پہ ہائپ رہی ہے ڈیلی میل کی, اس میں بھی ڈیوڈ روز نے جو غلط الزامات لگائے وہ
کس کے کہنے پہ لگا؟ شہزاد اکبر صاحب کے، جنہوں نے پورا ان کو ایکسیس دی کہ یہاں آ کے ایک پرزنر کا انٹرویو کرے، اور پاکستان کی ایک انٹرنیشنل سطح پہ اور یو کے ساتھ پاکستان کے جو ریلیشن ہے ان کو خراب کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا. تو پلیز آپ مجھے اس کے کوسچن کا آنسر دیں. رائٹ، ٹھیک. آپ نے شہزاد اکبر صاحب کا نام لے ہی لیا ہے نا صاحبہ، تو میں ذرا لطیف کھوسا صاحب کی طرف بھی شہزاد اکبر صاحب کا سوال لے کر چلتی ہوں. کھوسا صاحب، شہزاد اکبر صاحب فرماتے ہیں، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، کہ جی میں جو کام کر رہا ہوں وہ بڑا پکا کام کر رہا ہوں اور اس کے اندر کہیں ادھر ادھر نہیں ہوا جا سکتا، معاملے سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ایویڈنس سامنے ہوگا. جو پیپلز پارٹی کے معاملات ہیں، جو پیپلز پارٹی کے کیسز ہیں، جو پیپلز پارٹی کے خلاف منی لانڈرنگ، باہر پیسہ لے کر جانے کے ساتھ ساتھ فیک بینک اکاؤنٹس والے کیسز ہیں، اس کے اندر بھی پھر شہزاد اکبر صاحب نے پکے کام کیے ہوں گے، پکی ریسرچ کی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسرچ پکی ہے؟ شہزاد اکبر صاحب کی بات درست ہے؟ دیکھیے، شہزاد اکبر صاحب ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، لیکن یہ دوسرے سیف الرحمان ہیں. جس طرح ماشاءاللہ سیف الرحمان صاحب ہلکان ہو کے دنیا ساری میں لے کر اور وہاں جو کچھ کرتے رہے، اس میں تو میں نہیں کہوں گا کہ بالی کے شوز جا کے خریدتے رہے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ہیرڈ سے خریدی چیزیں، اور اسی بہانے کے ثبوت اکٹھا کر رہا ہوں اپنا، انہوں نے عیاشیاں کی. لیکن جس طرح سے بعد میں گڑ گڑا کر وہ پاؤں پڑ کے آصف علی زرداری سے انہوں نے معافیاں مانگی، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. سو اس لیے شہزاد اکبر صاحب کے سے معذرت کے ساتھ یہ جس ایجنڈے پہ یہ حکومت ماشاءاللہ چل رہی ہے، یہ بڑی جلدی اسی صف میں کھڑی ہوگی جس صف میں ایاز و محمود کھڑے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ استعمال جو کیا جا رہا ہے یہ ساری کی ساری سیاستدانوں کو داغدار کرنے کی ایک ایسی کاوش ہے جو مدتوں سے چلی آ رہی ہے کہ عوام کی نظروں میں ان کی پذیرائی نہ ہو، اور یہ دکھایا جا سکے کہ یہ سارے کے سارے چور، لٹیرے، ڈکیت وغیرہ وغیرہ ہیں، اور بس کوئی اور ہی ہیں جو عوام کے بہت دوست ہیں. اور اللہ جانتا ہے کہ پھر ہماری مملکت خدا داد پاکستان پر کیا ہونے والا ہے. سو میرے خیال میں شہزاد اکبر صاحب سوچ لیں کہ پہلے سیف الرحمان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کا بھی غالباً وہی ہونے والا ہے. جہاں تک زرداری صاحب کے یا فریال بی بی کے یا ہمارے پیپلز پارٹی کے اکابرین کے کیسز ہیں، چونکہ میں بیشتر میں خود وکیل ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ بھلے جتنا تو کھوسا صاحب، میں اس بات کو آپ کی طرف سے شہزاد اکبر صاحب کے لیے وارننگ سمجھوں یا کیا سمجھوں؟ وارننگ سمجھ لیں، اس میں ان کو تنبیہ سمجھ لیں، ان کو ایک ایڈوائس، مشورہ سمجھ لیں کہ مشاورت کے طور پر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس مضموم جو یہ ایک پاکستان کے مفاد کے متصادم ایجنڈا ہے، خدارہ جمہوریت کے ایک بساخ کو لپیٹنے کا شاید ایجنڈا ہے، اس کے وہ اعلی کار نہ بنے تو بہتر ہوگا. اس سے کے بعد میں وہ پچھتائیں کہ میں اعلی کار بن کے استعمال ہوا ہوں اور میں نے یہ کیوں کر کیا. تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان پہلے ہی اس سے احتراز کر لے، دوری کر لے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو بہتر ہوگا. اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کیوں بیچ میں پڑتے ہو؟ آپ جب کہتے ہو کہ اگلی باری فلاں کی ہے، اگلی باری فلاں کی ہے، اگلی باری فلاں کی ہے، اب فلاں کے خلاف بہت ہی ہم نے گمبھیر قسم کے جو ہے وہ شواہد اور ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں. بھائی آپ کون ہوتے ہو؟ آر یو دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر؟ یو آر ناٹ. آر یو دی ایجنسی جو نیب ہے یا ایف آئی اے ہے یا پولیس ہے یا اے این ایف ہے؟ آر یو پارٹ آف دوز آرگنس؟ آپ نہیں ہو. پھر آپ کس طرح ڈکٹیٹ کر رہے ہو اور کس طرح آپ جو ہے اتنی بڑی بڑی لمبی چھوڑ رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کی دائرہ اختیار میں نہیں ہے، آپ کی دسترس میں نہیں ہے، جب آپ اس کو اپنا اونرشپ دے دیتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے آپ خود اعلی کار بنے ہوئے ہو اور آپ اس سازش میں جو جمہوریت کی بساخ لپیٹنے کی سازش میں کہوں گا، آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں. رائٹ.
ठीक. अच्छा उस्मान डार साहब, एक तो अभी हिना साहिबा ने एक बात की, वो मीडिया का कंट्रोल, फिर नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के अंदर बाबर अवान साहब बाइज्जत बरी हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं. राजा परवेज अशरफ साहब जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे वो अभी तक फंसे होते हैं. उसके बाद और बहुत सारे मामला आते हैं. वो अरशद मलिक साहब, जज अरशद मलिक साहब वाली वीडियो जिसका आज भी केस चल रहा था, वो भी सामने आती है. अब आप फरमा रहे हैं आपने इदारों को आजाद छोड़ दिया. PMLN कह रही है कि जी आप लोगों ने आजाद नहीं छोड़ा, आप लोगों ने तो बल्कि बांदी बना ली अपनी. तो ये बांदी बनाया हुआ या नहीं बनाया हुआ, और ये हमारे जो मीडिया के चैनल्स बंद हुए थे इसमें किसका कसूर है, ये जरा बता दें. किसी का कसूर नहीं है. देखिए इनका बात ये है कि जो ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ माजी में करती रही, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह लें, ब्लैकमेलिंग कह लें, जिस तरह खोसा साहब ने सैफुर रहमान साहब का जिक्र किया. पहले तो मैं खोसा साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, ये तमाम तर केसेस PMLN के दौर में आपके एक्स इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान साहब ने रजिस्टर किए. ये सारे बेनामी अकाउंट्स और ये जो कुछ हो रहा है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान JIT बनाती है, उसके ऊपर सारा अमल दरामद किया जा रहा है. इसमें कहाँ शहजाद अकबर साहब आ गए हैं जी जरदारी साहब के मामले में, सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं एहतसाब के अमल को, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम नथी करने में कामयाब हो जाएं कि PTI या इमरान खान या शहजाद अकबर पीछे हैं सारे एहतसाब के अमल के. अगर ये डिनाई करती हैं, आप हिना साहब से पूछ लें कि क्या चौधरी निसार साहब ने ये तमाम केसेस को हाईलाइट किया, मेरा समझ है. तो इसलिए ये बार बार कहना कि शायद शहजाद अकबर किसी झंडे में, ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखिए जहाँ दूसरी बात, देखिए कल डेविड उस्मान साहब, कल डेविड रोज वाला जो आर्टिकल जहाँ तक देखिए आपने आया था, उन्होंने शहजाद अकबर साहब का नाम कोट किया, और शहजाद अकबर साहब तो बहुत देर से कह रहे थे कि मैं 200 बिलियन वापस ले आऊंगा, इसाक डार को भी मैं वापस ले आऊंगा, हुसैन नवाज को भी ले आऊंगा. तो इनमें से इनके कौन से क्लेम्स पूरे हुए? कल जो आर्टिकल रिलीज किया उसमें तो कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मैं शहजाद अकबर साहब से मेरी पूरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, और कैंपेन के टाइम पे डेविड रोज की इमरान खान के साथ जो तस्वीर थी वो भी आई, और आपको भी पता है कि उनकी जो गोल्ड स्मिथ फैमिली के साथ कितना क्लोज कनेक्शन है. और शहजाद अकबर साहब तो खुद कहते हैं कि मैं बड़ा क्लोजली जो है वो UK गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ. तो ये जो इतने क्लेम्स हैं उनमें से कौन से, let me divert this to उस्मान डार साहब है ना, मैं उस्मान डार साहब की तरफ लेकर चलती हूँ जी. यूरी वो तो बोल रही है कि देखे ना शहजाद अकबर साहब तो खुद कहते हैं मैं लेकर आऊंगा. देखिए मेरी बात सुने, इनको पहले तो शहजाद अकबर को इक्वेशन से निकाल तो नहीं सकते, या इस हुकूमत को एहतसाब की इक्वेशन से निकाल तो नहीं सकते, क्योंकि यही तो आप लोग क्या कि शहजाद अकबर साहब कैसे निकल सकते हैं. एंड ऑफ द डे उनके पास इस सारे मामलात की जिम्मेदारी है. हमारा काम है देखना किस किस ने लूट मार की है माजी में, किस किस ने हुकूमत के खजाने को नुकसान पहुंचाया है, आवाम के टैक्स का पैसा लूटा है. PMLN को पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद होना चाहिए. आपने अरशद मलिक साहब की बात की, साहब की, एक लम्हे के लिए मैं चले सपोज कर ले जी फैसला गलत था जो भी था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट थी, ये वहां जा सकते थे, उधर से फैसला इनके हक में भी आ सकता था. ये क्या एक जज को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो लॉन्च कर देना. इसी तरह इन्हीं की लीडरशिप शहबाज शरीफ साहब की तरीही वीडियो कॉल भी मंजरे आम पे है. माजी में ब्रीफ केस क्या क्या नहीं इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट तक पर इस जमात ने हमला कर दिया 90 की दहाई में. तो ये किस तरह से ये कह सकते हैं सबूतों की बुनियाद पर केसेस जीते जाते हैं अदालतों में. ये बताएं कौन जानना चाहती है. एक दफा भी ये लोग मनी ट्रेल नहीं दे सके मियां नवाज शरीफ साहब के केस में. शहबाज शरीफ साहब की टीटियां पकड़ी गई हैं, हमजा साहब की, वो लोग बाहर से पैसा भेज रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान से बाहर नहीं गए. अभी तो यूडी आप लोगों के बारे में बोला जा रहा है ना कि नैब ने आप लोगों के एक सरबराह की भी, यानी नॉट सरबराह यानी PTI की लीडरशिप के अंदर से एक शख्स की 14 करोड़ की TT जो है वो पकड़ ली है. तो जिसकी भी पकड़ी है पकड़े, पीछे रहेंगे आप लोग कहेंगे एहतसाब होने दें. ऐसा देखिए, अगर मैंने हुकूमत के खजाने को नुकसान पहुंचाया, लूट मार किया, मेरा भी एहतसाब होना चाहिए. लोग हमें इस बात के लिए वोट नहीं देते कि हम उनके मसले मसाइल हल करने की बजाय आकर लूटमार शुरू करें और अपने आप को पावर करें, अपने असासे बढ़ाएं और मुल्क नीचे जाए. इस बात के लिए हमें वोट. मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद खोसा साहब की तरफ जाकर उसके बाद है ना, और साथ ही साथ उस्मान दोनों हमारे साथ मौजूद हैं. सी यू आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले शहजाद अकबर साहब के हवाले से बात तो हो ही रही थी, एहतसाब का मामला भी आगे चल रहा है, PMLN और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी एक ही नज़र आता है। लतीफ़ खोसा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। PMLN पीपल्स पार्टी कहती है कि PTI को कि किसी और का आला कार बनना बंद कर दें। आप भी थोड़ी देर पहले यही फरमा रहे थे कि PTI जो है किसी और की आला कार बनी हुई है और ये तमाम मामलात जो हो रहे हैं वो जमहूरियत की अक्कासी नहीं करते। क्या खोसा साहब, PMLN और पीपल्स पार्टी का माजी बिल्कुल साफ है, कोई दाग नहीं है उसके ऊपर? क्या आप दोनों जमातें किसी की आला कार नहीं बनी माजी में? आप कह सकते हैं कि हम सियासत में थोड़ा सा हमारी तरफ से भी तजावज़ हुआ और PMLN की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा तजावज़ हुआ। हमें न सिर्फ 11-11 साल 12-12 साल जेल में रखा गया, उससे पहले हमारे शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल के ज़रिए पाकिस्तान से मुनक़ते किया गया। शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के को जिस तरह से सज़ा करवाई गई और मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को बिल्कुल वो टेपें हमने चलाई, वो भी मुतजावज़ था। सारे यानी इंतहा थी के सियासी मुखासमत में आप उस नहज तक पहुँच गए जहाँ आपने एक नफ़रतों का एक ऐसा अंबार खड़ा कर दिया, तो यकीनन वो फिर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो वो बिल्कुल मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है और कोई तज़ब्ज़ब नहीं है ये कहने में कि बिल्कुल हुई, लेकिन क्या इसका मतलब है 2 wrongs मीन्स 3rd wrong एक और गलती करें? हमने तो इसका एहसास कर लिया था जब बीबी शहीद ने मीसाक जमहूरियत मुंज़बित किया था मई 2006 में मोहतरम नवाज़ शरीफ के साहब के साथ। उस वक्त भी हमारा आप देखें कि ये हमारा पीपल्स पार्टी का बड़ापन था जिसमें उन्होंने मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब जिन्होंने उनके खामिद और उनको सारों को अंदर रखा था कितना अरसा तक, उनके साथ फिर भी मीसाक जमहूरियत इसीलिए किया कि पाकिस्तान नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं है। खुदा रहा हम शाइस्तगी के एक नए दौर में जो है कदम रखें जिसमें रियासत फले फूले और आवाम को सहूलतें मुयसर आएँ। हमने तो उस वक्त भी कोशिश की थी और आप देखें 18वीं तरमीम हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर की जिसमें 58(2)B हमने उठा के बाहर फेंका। डिक्टेटर्स की पैमंदकारियाँ आइन में जिसने जबकि इसे सदारती निज़ाम बना दिया गया था, हमने उसको भी पार्लिमानी वफाकी जमहूरी निज़ाम में दोबारा उसको न सिर्फ तब्दील किया बल्कि उन पैमंदकारियों को निकाल बाहर फेंका। डिक्टेटर्स के नाम तक इस पवित्र आइन से हमने हज़फ कर दिए ताकि अवाम जो है अपना जो उनकी यानी जमहूरियत जो रूह है कि अवाम को मुक़्तदिर करना अवाम को, यही आइन की रूह है। और अब फिर हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती से पार्लिमान को रबिश कर दिया गया है, जबकि पार्लिमान ही अवाम की आवाज़ है जहाँ पॉलिसी साजी और जहाँ कानून साजी मकसूद है उसको हमने ज़ीरो कर दिया है और फैसले कहीं और हो रहे हैं, पार्लिमान से मावरा हो रहे हैं, पार्लिमान के बाहर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है सेनेट में तो जाना भी अपनी तौहीन समझते हैं और नेशनल असम्बली में ऐसे जाते हैं जैसे कोई चोर दरवाजे से भाग के आता है और फिर यकदम भागने की करते हैं और वो कहते हैं मेरी बेइज्जती होती है। अरे भाई, इज़्ज़त करवाओ तो इज़्ज़त होगी। अगर आप हर वक्त हर एक को चोर 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 डाकू 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 कहते रहोगे तो ना आपकी यहाँ इज़्ज़त होगी और आप ना पाकिस्तान के बाहर कहीं आपकी इज़्ज़त होगी। जब आप अपने ही साबका तमाम वज़राए आज़म तमाम सदूर सभी को आप ये फतवे देते रहेंगे तो फिर आपकी क्या इज़्ज़त होगी? सही। खोसा साहब, यही वाला सवाल ज़रा मैं हिना भट्ट साहिबा की तरफ भी लेकर चलती हूँ। हिना, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, पीपल्स पार्टी की शुरुआत अयूब खान साहब के दौर में हुई और अयूब खान साहब के साथ भुट्टो साहब होते थे, नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक साहब के साथ होते थे। तो अगर किसी का आला कार बनने की ये दोनों जमातें बात करती हैं, इनका तो अपना दामन साफ नहीं है, आप कैसे PTI के ऊपर ये बात कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उस्मान साहब ने वो जज अरशद मलिक की बात की तो मैं उससे स्टार्ट करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला लिया है कि वो ख़ुद इस केस को सुनेंगे, वो बहुत अच्छा फ़ैसला है क्योंकि इस टाइम पे जो डिग्निटी एंड लेगेसी ऑफ जुडिशरी है उसको कायम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ आफ्टर ये जो वीडियो एविडेंस आई है तो क्वेश्चन मार्क रेज होता है डिग्निटी एंड लेगेसी पे, तो अवाम का जो एतमाद है उसको बहाल करने के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। सेकेंडली कि जो
एफिडेविट इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिमूवल है ऑफ द जज वो वैलिडेट करता है PMLN का स्टांस कि हमारे पे जो केसेस बने हैं, मियाँ साहब पे जो केसेस बने हैं वो केसेस गलत केसेस थे और वो पॉलिटिकल केसेस थे। और एफिडेविट जो इनने दिया है वो मुझे एक तो बताएं कि क्यों वीडियो एविडेंस आने के बाद उन्होंने जमा कराया, और अगर वो ब्लैकमेल हो रहे थे या उनको इतनी थ्रेट्स आ रहे थे या ब्राइब हो रहे थे तो वो उन्होंने क्यों केस से अपने आप को पार्ट नहीं कर लिया और कह दिया कि मैं इस केस के अंदर डिसीजन नहीं लेना चाहता, या मॉनिटरिंग जज को क्यों नहीं ये बताया कि मेरे साथ ये इंस्टेंस हो रहे थे। तो जब फैसला लिया जा रहा था तब तो हमारी हुकूमत भी नहीं थी और मीडिया और स्टेट के अदारे भी हमारे कोई इतने सपोर्टिव नहीं थे, तो फिर क्यों उनने ये फैसला लिया। तो सबसे पहले तो मैं यही क्वेश्चन इनसे करना चाहती हूँ कि ये तो रिमूवल ऑफ द जज वैलिडेट्स आवर स्टांस, और उनका जो डिसीजन है मियां नवाज शरीफ का उसको तो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए, और जितना भी टाइम इस रिमूवल के बाद मियां साहब जेल में गुजार रहे हैं वो तो गलत है। तो ये तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे आऊँगी। सेकेंडली, हुकूमत का बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल एहतसाब के अदारे मौजूद हैं, तो एहतसाब के अदारों को अपना काम करने दें। क्यों ये नैब के तर्जुमान खुद बने हुए हैं, ये अपनी इकॉनमी क्यों नहीं संभालते। मुझे बताएं कि लोगों के इतने सोशल इश्यूज सामने आ रहे हैं, आपकी ट्रेडर्स की स्ट्राइक हो रही है, ट्रेडर्स आपकी बात नहीं मान रहे, इमरान खान साहब खुद ट्रेडर्स को मिल रहे हैं, शबर जैदी साहब मिल रहे हैं, वो ट्रेडर्स इनकी बात नहीं मान रहे। जो रेलवे की परफॉर्मेंस इस कदर ख़राब है, इमरान खान साहब ने तो हमारे टाइम पे कहा था कि इस तरह के हादसे के बाद रेलवे मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, तो अब शेख रशीद साहब को क्यों नहीं रिज़ाइन कराते। डॉलर की प्राइस इतनी हाई हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, सब कुछ, तो आप सोशल इश्यूज़ पे क्यों नहीं गौर करते। आपने सिर्फ एक चीज़ दे ली है, एहतसाब ज़रूर करें एहतसाब, लेकिन जो आप जिस काम के लिए हुकूमत में आए हैं वो काम तो एटलीस्ट करें, लोगों को तो रिलीफ प्रोवाइड करें। आप उस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने आंखें बंद करनी है और सिर्फ एहतसाब के अमल के पीछे लग गए हैं। इस तरह चीज़ें नहीं चल सकती। ठीक। अच्छा उस्मान डार साहब, अब तो मरीम नवाज साहिबा ने भी एक ट्वीट कर दिया, वो कहती हैं कि मुल्क गीर प्रोटेस्ट रैलीज़ के लिए अब वो शुरुआत करने को तैयार हैं, और अब जो है वो हुकूमत को ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी। नवाज शरीफ साहब की रिलीफ और रिलीज़ ही सिर्फ डिमांड नहीं होगी, बल्कि पब्लिक को जो मसले हैं वो भी उनकी डिमांड होगी। आप लोग छोड़ें सियासत, ये जो बात करते हैं अपोजिशन को करने दें, अपोजिशन ने तो अपोजिशन करनी है, उन्होंने तो बात करनी है। आप लोग वो जो बखेड़े पड़े हुए हैं पाकिस्तान के सिस्टम में, आप कहते हैं सिस्टम नहीं सही है, आप कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश कर गई पिछली 2 हुकूमतें, करप्शन हो गई बेशबहा, सारा फैब्रिक ऑफ सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का वो सारा का सारा ख़राब हो गया। आप उसको सही करें, छोड़ें इनको, ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ऐसे क्यों नहीं करते। देखिए निका उसी को ठीक करने पे लगे हैं। मरीम साहिबा जो हैं वो ज़रूर तहरीक चलाएं, इनका जमहूरी हक है, लेकिन जब ये तहरीक चलाएं तो अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड ये साथ लेकर आएं। 35 साल ये लोग इस मुल्क में मुसल्लत रहे हैं, ये लोग पंजाब में बिलखसूस, वो तो अपने परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड में मोटरवे दिखाते हैं, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट दिखाते हैं, वो मोटरवे जो कराची से बना वो दिखाते हैं, वो कहते हैं हम सीपेक लेकर आ गए। ये कभी नहीं बताते, ये कभी नहीं कहेंगे वो मोटरवे गिरवी पड़ी है, कभी नहीं बताएंगे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट गिरवी पड़ा है। उस 30,000 अरब के अगेंस्ट जो इन्होंने कर्जे लिए इस मुल्क पे जो चढ़ाए हैं, ये कभी नहीं बताएंगे कि पिछले 5 साल इनकी हुकूमत रही, कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, कोई इंडस्ट्री को इन्होंने बदहाली दी है उस दौरान, कोई करंट अकाउंट डेफिसिट जो तारीखी था इनके दौर में 19 अरब रुपए का करंट अकाउंट डेफिसिट था डॉलर का। देखिए 19 बिलियन डॉलर, 37 बिलियन डॉलर ट्रेड, तो ये पहले बताएं तो सही इन्होंने किया क्या है। अच्छा मुझे ये बता दें, आप लोगों की पॉलिसी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के ऊपर डिपेंडेंट थी, आपको याद होगा, उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार एप्टमा पे होता है। अब एप्टमा की भी आज के अखबार में अपील आ गई है कि देखें आप जो इकोनॉमी का हाल हो रहा है, अब कोई भी किसी भी किस्म की इंडस्ट्री सर्वाइव करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। एप्टमा की बात कर ले, ट्रेडर्स ताजर हजरात ऑलरेडी हड़ताल पर हैं, इनको कैसे हल करेंगे। देखें जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का, वो पिछली गवर्नमेंट से चलता आ रहा था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तकरीबन 400 अरब रुपए के फंड्स जो हैं वो आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट के, आपकी बिजनेस कम्युनिटी के इन्होंने नहीं अदा किए PMLN ने। इसलिए जब हमने जीरो रेटेड के ऊपर जाकर उसे ख़त्म किया तो इनका ख्याल था कि
آلریڈی 400 ارب ہمارے وہاں حکومت کے پاس اسٹک ہوئے پڑے ہیں, مزید ہو جائیں گے. تو وزیر اعظم عمران خان نے یقین دہانی کرائی ہے, پہلے تو ان کا 400 ارب انشاءاللہ تعالیٰ واپس کرنے جا رہے ہیں, جس میں سے $35 بلین کی ون شاٹ پیمنٹ بھی کی گئی ہے. تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے ماضی کا بزنس کمیونٹی کا, جو انشاءاللہ تعالیٰ بحال کریں گے. جو ہماری پالیسیز ہیں وہ پرو بزنس کمیونٹی ہے, میں نے یقین دلاتا ہوں, اور اس کے ثمرات آپ دیکھیں گے انہیں بہت جلد ملیں گے. بھی میرا حال ہے اگلے 3 سے 6 ماہ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انڈسٹری کا ریوائول. فیصل واوڈا صاحب نے بولا تھا کہ بے شمار لوگ پاکستان میں آنے لگے. دیکھیں ہمارا کام ہے ایز اے حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف لے کے جانا, وہ تمام بیریئرز ہٹانا جو ان کی ترقی کی راستے میں رکاوٹ ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی پرائرٹی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اسمال میڈیم انڈسٹری کو اٹھانا ہے, بیک بون ہے ہمارے ملک کی معیشت کی یہ لوگ. عثمان ڈار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ آل آف یو. لطیف کھوسہ صاحب آف کورس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, پولیٹیکل انسٹیبلٹی الٹیمیٹلی لیڈ کرتی ہے اکنامک انسٹیبلٹی کو, اور یہ تمام جماعتوں کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان سب سے برتر ہے, تمام چیزیں اس کے بعد آتی ہیں, اور اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اور اکنامک اسٹیبلٹی جس طرح عثمان ڈار صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر معاملات جو ہیں بہتری کی طرف آتے ہوئے نظر آئیں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی سیاسی معاملات کو بھی صحیح ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے تاکہ یہ اکنامک اسٹیبلٹی دیر پا ہو سکے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.